बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड, इस चैप्टर का तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे थे। तीसरा पार्ट होता है साउंड का। ठीक है, पहला पार्ट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम वो कब का स्टडी कर चुके हैं। फिर दूसरा पार्ट होता है वेव का, वो भी हमने स्टडी किया। उसमें हमने देखी वेव की मुख्तलिफ टाइप्स, कुछ डेरिवेशंस थी, स्टैंडिंग वेव के हवाले से डेरिवेशन थी, वो भी हमने की। उसका आपको एक होमवर्क असाइनमेंट भी दिया था, सबने जमा करा दिया। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट हमने शुरू किया साउंड का। काफ़ी पढ़ चुके हैं जी हम साउंड के बारे में अब तक, तो ये सारा साउंड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ये देखना है, साउंड एक एनर्जी होती है, और जो वेव साउंड एनर्जी कैरी करती है उसको हम साउंड वेव कहते हैं। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इस साउंड एनर्जी को जो वेव लेके जाती है उसको हम साउंड वेव कहते हैं। साउंड वेव 3 कैटेगरी में डिवाइड हुई हुई है। इंफ्रासोनिक, ये ऐसी साउंड वेव होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑडिबल साउंड वेव, ये ऐसी साउंड वेव होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है। और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, ये ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। हम इंसान जो हैं वो खाली बीच वाली यानी ऑडिबल जो साउंड वेव होती है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कान। लिहाजा इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स, बहुत सारे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारा कान उनको डिटेक्ट नहीं करता। फिर हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड के हवाले से बात की कि साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है। लिहाजा ये मीडियम, पहली बात है इसको मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होने के लिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती। उसके बाद हमने देखा कि मीडियम चाहिए तो फिर मीडियम के अतबार से इसकी वेलोसिटी होती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, लिक्विड में कम होती है, जबकि गैस में सबसे कम वेलोसिटी पाई जाती है साउंड की। इसकी वजह होती है जी मॉलिक्यूल, सॉलिड में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम, और गैस में बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर हमने ये भी देखा कि टेम्परेचर जो है उससे भी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी। और उसके बाद हमने देखा कि साउंड की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला था उसके हवाले से हमने बात की। तो मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे पहला फार्मूला बनाया गया था वो सर आइजैक न्यूटन ने बनाया था। सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, और दूसरी डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इन दोनों बातों को जहन में रखते हुए सर आइजैक न्यूटन ने ये फार्मूला बनाया था जी। सॉलिड के लिए ये वाला फार्मूला था, v इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन डेंसिटी। और लिक्विड और गैस के अंदर जो है साउंड की स्पीड कैलकुलेट करने का फार्मूला ये बनाया था जी, अंडर रूट बीटा डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये y और b क्या है जी, y को हम कहते हैं यंग मॉड्यूलस और b को हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। ये मीडियम की इलास्टिसिटी के यूनिट, वो कांस्टेंट्स होते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं। सॉलिड मीडियम होता है तो यंग मॉड्यूलस, और लिक्विड या गैस होता है तो बल्क मॉड्यूलस। ये आपके मीडियम की इलास्टिसिटी बताते हैं, ये इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। जबकि नीचे जो है ये रू, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। फिर बल्क मॉड्यूलस की बात करें तो बल्क मॉड्यूलस के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था आपको, सर आइजैक न्यूटन ने, ये वाला, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। जबकि डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले से जब सर आइजैक न्यूटन ने वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट की तो हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उन्होंने जब वेलोसिटी निकाली तो 281 मीटर पर सेकंड आ रही है। हालांकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में जो साउंड की रफ्तार होती है वो है जी 332, 332, यानी कुछ एरर आ रहा है, तकरीबन 16% का एरर आ रहा है। इसका मतलब है कि सर आइजैक न्यूटन के जो फॉर्मूला है इसमें कुछ मिस्टेक है। वो मिस्टेक पकड़ी थी जी, लेप्लेस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये मिस्टेक पकड़ी थी। लेप्लेस ने कहा, सर आइजैक न्यूटन कहते थे कि जो साउंड वेव जब ट्रैवल करती है तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी जब एक साउंड वेव मीडियम में से ट्रैवल कर रही होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्रेस्ट में से हीट निकलती है, क्रेस्ट कह गया, कंप्रेशंस जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स दबते हैं तो ये अपनी हीट लूज करते हैं सराउंडिंग को, और उतनी ही हीट जो है वो रेयर फ्रैक्शंस गेन कर लेते हैं। तो जितनी हीट लूज हो रही है, कंप्रेशन जितनी हीट लूज कर रहे हैं उतनी ही हीट जो है वो रेयर फ्रैक्शन गेन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली नेट लॉस या नेट गेन नहीं हो रहा।
अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि पूरी साउंड वेव को ट्रैवल करने के दौरान उसका टेम्परेचर फिक्स होता है। तो वो ये मानता था, सर आइजैक न्यूटन मानते थे कि वेव जब गुजर रही होगी, साउंड वेव जब मीडियम में से गुजर रही होती है, तो मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्रैश कह रहा हूँ, कंप्रेशन जो है वो हीट लूज करेंगे, रेयरफेक्शन गेन कर लेंगे, बराबर होती है। लेकिन लैपलेस ने कहा नहीं नहीं जी, ये नहीं होता मामला। कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बड़ी जल्दी जल्दी बनते हैं, इतनी जल्दी कि उनका हीट लॉस और हीट गेन करना जो है वो नहीं हो सकता, आइसोथर्मल नहीं हो सकता। वो ये कहता था कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि पूरे साउंड वेव में से ना हीट निकलेगी ना जाएगी, जितनी हीट होगी वही गेन करेगा, वही लूज करेगा, कोई सराउंडिंग को हीट लूज या हीट गेन नहीं होगा, एडियाबैटिक मानता था। तो अब ये एडियाबैटिक के एतबार से फिर लैपलेस ने उस फॉर्मूले को करेक्ट किया। लैपलेस ने वही न्यूटन का फॉर्मूला लिया जी, बीटा डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यानी बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। लेकिन बल्क मॉड्यूलस का जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया हुआ था, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, उसको चेंज कर दिया और उसने कहा जी बीटा का फॉर्मूला ये है जी, गामा, और ये पी फॉर प्रेशर। गामा जो होता है वो होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, ये एक फिक्स वैल्यू होती है, हवा के अंदर इसकी वैल्यू है 1.4। किसी दूसरे मीडियम में अगर आपको निकालनी होगी तो ये इसका रेशियो होता है Cp डिवाइडेड बाय Cv। Cp होता है जी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आप हायर यानी कि सेकेंड ईयर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। तो ये एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, हवा में इसकी वैल्यू है 1.4, किसी दूसरे मीडियम में आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी इस रेशियो से। और पी प्रेशर होता है। तो ये इसने जो है ये वाला, ये इसने जो है बीटा का नया फॉर्मूला दिया। अब इसने क्या करा, लैपलेस ने बीटा की जगह ये फॉर्मूला डाल दिया, गामा प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। फिर डेंसिटी का फॉर्मूला डाला, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम नीचे है, आप इसको ऊपर ले गए तो ये हो गया जी इक्वेशन, गामा प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। फिर गैस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक पीवी जो है वो एनआरटी के बराबर होता है, लिहाजा उसने ये पीवी हटा के एनआरटी कर दिया। ये एक फॉर्मूला बन गया, गामा एनआरटी डिवाइडेड बाय एम। ये इसने लैपलेस ने करेक्टेड फॉर्मूला बनाया। इसने जो न्यूटन की गलती थी उसको सुधार दिया और इसने अब ये फॉर्मूला बनाया। देखने इसमें टेम्परेचर आ गया। न्यूटन क्या कहता था, टेम्परेचर फिक्स होता है, इसलिए उसने फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं डाला था। लेकिन लैपलेस क्या कहता है जी, नहीं टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, टेम्परेचर जब साउंड वेव गुजर रही होगी तो टेम्परेचर में कमी बेशी होगी, कंप्रेशर्स के टेम्परेचर कम होंगे, रेयरफेक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो कमी बेशी होगी, इसलिए इसने फॉर्मूले में, वेलोसिटी के फॉर्मूले में टेम्परेचर डाल दिया। देख ले आ रहा है टेम्परेचर, गामा एन आर टी, टी फॉर टेम्परेचर। फिर जब इसने इस फॉर्मूले की मदद से जब इसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में साउंड की जब वेलोसिटी कैलकुलेट करी तो वो 332 की आई, बिल्कुल करेक्टेड वैल्यू आई। हम भी करके देखेंगे, हमें भी निकालनी होगी। हम भी लैपलेस फार्मूले के ज़रिए हवा के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़रा स्पीड ऑफ साउंड निकाल के देखेंगे कि क्या वाकई में इतनी आई थी या नहीं। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं जी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हवा के अंदर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड चेक करेंगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा के अंदर जो साउंड की रफ्तार होती है, अब हमने उसको भी कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग लैपलेस फॉर्मूला। और आनी कितनी चाहिए, 332। ठीक है जी, चले अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है हमारे पास हवा में इस वक्त हम ले रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं जी, 273 को ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर हमारे पास हो गया जी 273 केल्विन। ठीक है जी, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो लैपलेस ने फॉर्मूला लिया था वो क्या था जी, गामा एन आर टी डिवाइडेड बाय एम। ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये तो हमारे पास हो गया जी टेम्परेचर 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273 केल्विन होता है। गामा की वैल्यू हमने ऊपर बताया आपको कि गामा की वैल्यू हवा के अंदर होती है जी 1.4, तो गामा भी हमारे पास मौजूद है। फिर ये जो आर होता है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जनरल गैस इक्वेशन जब आपने केमिस्ट्री में ड्राइव की होगी तो इसकी आपने वैल्यू निकाली होगी जी 8.314। ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है जी 8.314।
यहाँ पे हमारे पास जो है वो R की वैल्यू आ गई, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स, तो हम गैस का 1 मोल ले लेते हैं, हवा का 1 मोल ले रहे हैं, तो N जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब बस रह गया मास, N भी आ गया, देखें आपके पास गामा भी आ गया, N भी आ गया, R भी आ गया, T भी आ गया। अब रह गया मास, मास निकालते हैं हम। अच्छा जी, मास का जरा दिमाग से निकालना पड़ेगा हमें मास को। हवा में हवा का हम चूंकि 1 मोल ले रहे हैं, हम एयर का 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है। ये देख लें, लिया हुआ है हमने, N इज इक्वल टू 1, हवा का हम 1 मोल ले रहे हैं। हम जानते हैं जी कि हवा के अंदर तकरीबन 70% या 80% कह लो आप, नाइट्रोजन गैस मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 20% है। वैसे तो ये कंपोजिशन नहीं है, हवा के अंदर तकरीबन 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है और 21.9% जो है वो ऑक्सीजन होती है, और तकरीबन 1% या 1% से भी कम जो है वो बाकी तमाम गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन वगैरह। लेकिन वो सारी 1% से कम है, लिहाजा इग्नोर की जा सकती है। तो हम अगर हवा की जनरल कंपोजिशन लें तो हवा के अंदर तकरीबन 80% नाइट्रोजन होती है और 20% जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, क्या होती है, 20% आपकी ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये हवा की एक कंपोजिशन है। अब अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो जाहिर बात है 1 मोल के अंदर तकरीबन 0.8 मोल जो है वो नाइट्रोजन के हो जाएंगे। 80% जो है 1 मोल का इतना ही बनता है, 0.8। जबकि ऑक्सीजन 20% है, तो 1 मोल का अगर हम 20% निकालेंगे तो 0.2 मोल जो है वो ऑक्सीजन के आएंगे, ठीक। तो हमने चूंकि हवा का 1 मोल लिया हुआ है, हवा की कंपोजिशन हमें पता है जी, 80% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन। तो 1 मोल का आप 80% निकाल लें, ये आ गया जी 80%, 0.8, ये नाइट्रोजन हो गई। जबकि 1 मोल का अगर हम 20% निकालेंगे तो वो 0.2 जो है वो ऑक्सीजन हो जाती है। तो नाइट्रोजन हमारे पास 1 मोल अगर हमारे पास हवा है, 1 मोल अगर हमारे पास एयर है, तो उसमें 0.8 मोल हो जाएंगे नाइट्रोजन के और 0.2 मोल हो जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन के। ये तो मोल आ गए। अब मोल का फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जी, मोल का फॉर्मूला होता है, मोल एन से डिनोट किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और अगर हमें तो यहाँ मास चाहिए ना, एम मास चाहिए, तो इसमें से मास निकालें तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा कि मोल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें मॉलिक्यूलर मास से, मोल को हम मल्टीप्लाई कर लें मॉलिक्यूलर मास से। मोल्स हमारे पास मौजूद है जी, नाइट्रोजन का मोल भी है, ऑक्सीजन का भी मोल है। अब हम इनका मास निकालते हैं जी इस फॉर्मूले से। तो पहले हम नाइट्रोजन का मास निकाल देते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का मास निकाल दे जी m, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब नाइट्रोजन के मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय n का मॉलिक्यूलर मास होता है 14। लेकिन नाइट्रोजन गैस हमेशा डायटोमिक होती है, 2 एटम्स होते हैं, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 28, ठीक है। ये केमिस्ट्री है, आप जानते होंगे कि जो गैसेस होती हैं वो डायटोमिक होती हैं, 2 एटम्स होते हैं हर वक्त उनके। तो नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 14, 2 है जी, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28, ठीक है जी। अब 28 को 0 पॉइंट इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये आ जाएगा 22.4। तो मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, 22.4 ग्राम में होता है ये, ठीक है जी। ये हमने नाइट्रोजन का मास निकाल लिया। बिल्कुल इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का मास निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है जी। अब यही फॉर्मूला लेंगे जी, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल हवा के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल है, 0.2, तो हमने लिख दिया जी 0.2, ये मोल्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक गैस है, डायटोमिक होती है, तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 32। अब 32 को आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 6.4 ग्राम, ठीक है। तो ये थोड़ी केमिस्ट्री हो रही है। हमने अपनी आसानी के लिए हवा का 1 मोल ले लिया, दोबारा देखिएगा, हमने अपनी आसानी के लिए हवा का 1 मोल लिया है, और एक हवा के अंदर आपके पास 80% नाइट्रोजन होती है, 20% ऑक्सीजन होती है। तो हमने 1 मोल का 80% निकाला, तो हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन में, 1 मोल हवा में
0.8 मोल है नाइट्रोजन के और 0.2 मोल हो गए ऑक्सीजन के। ये परसेंटेज से निकाला हुआ है। अब ये मोल्स आ गए हमारे पास। हाँ ठीक है, ठीक है अबू बकर, सो जा बेटा। ठीक है जी, तो हमने ये 1 मोल हवा का लिया, उसमें ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन 0.2 मोल होती है 20%, नाइट्रोजन जो है 0.8 होती है जी मोल 80%। मोल आ गए हमारे पास। ठीक है जी, फिर हमने इस फॉर्मूले की मदद से नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, इस फॉर्मूले की मदद से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास निकाल लिया। अब हमें तो हवा का मास चाहिए ना, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर, वन, बस मास ऑफ एयर लिख देते हैं चले, तो अब पता है आपको एक ही मोल लिया हुआ है हमने। तो मास ऑफ एयर कितना हो गया जी, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 22.4 प्लस 6.4, ये हो जाता है जी 28.8। अब ये ग्राम में है, स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम नहीं होता, किलोग्राम होता है, तो अब इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास हवा का मास अल्टीमेटली आ गया, कितना है जी 0.0288, एक और लिख देते हैं जी किलोग्राम। ठीक है जी, ये हमने मास भी निकाल लिया। तो अब हम मास भी लिख लेते हैं, हमने मास निकाल लिया, कितना है जी 0.0288 किलोग्राम। हमने हवा का 1 मोल लिया और उस 1 मोल का हमने एक अंदाजन मास भी निकाल लिया। तो अब हमारे पास लैप्लेस फॉर्मूले की तमाम क्वांटिटीज आ गई जी। अब हम लैप्लेस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो लैप्लेस का फॉर्मूला क्या आता है जी, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो बराबर होती है जी अंडर रूट एडियाबैटिक कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मास। वैल्यूज डालते हैं जी। एडियाबैटिक कांस्टेंट हमारे पास होता है 1.4 हवा के अंदर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, आपने 1 मोल लिया हुआ है हवा का, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू होती है 8.314, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करा हुआ है हमने 273, डिवाइडेड बाय मास हमने निकाल लिया। 1 मोल हवा का मास जो होता है वो 0.0288, ये मास आ गया। अब ऊपर की तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं जी। कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 273, ये हो जाएगा 3177.61, 3177.61 डिवाइडेड बाय 0.0288 और ये अंडर रूट। अब हम दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेते हैं जी। ये हमने डिवाइड किया इसको 0.0288 से, ये आ रहा है जी 11,033.70, 11,033.70 अंडर रूट है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम। 11,0, अच्छा 3 है जी, 333.70, ठीक है जी। तो 11,033.70 ये आ रहा था। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। 332.16, क्या आ रही है देखें, 332.16 जो कि तकरीबन 332 हो गई। देख लें जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो कितनी आ रही है, 332, बिल्कुल करेक्टेड वैल्यू। इट मीन्स कि जी लैप्लेस का फॉर्मूला सही है। ठीक है जी, तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। हमने देखा कि क्या वाकई में लैप्लेस का फॉर्मूला सही है। तो हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की जो वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट करी बाय यूजिंग लैप्लेस फार्मूला। कितनी आई, 332। अब सही आ रही है। तो न्यूटन का फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो ये वेलोसिटी कम आ रही थी। कितनी आ रही थी, तकरीबन 228, 281 सॉरी, गलत था। लैप्लेस का फार्मूला यूज़ करते हैं तो हवा की रफ्तार, हवा में साउंड की रफ्तार बिल्कुल सही आ रही है 332। ठीक है जी, ये हो गई 0 डिग्री। अब चूंकि लैप्लेस का फॉर्मूला थोड़ा अजीब है और हवा के अंदर ज़्यादातर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादातर हमारी जो साउंड ट्रैवल कर रही है वो हवा के अंदर ट्रैवल कर रही है। तो अब हम हवा के अंदर साउंड का एक थोड़ा सा ईजी सा फॉर्मूला निकालते हैं।
इजी सा फार्मूला। तो एक छोटा सा फार्मूला बनाएंगे, ऐसा फार्मूला जो हमारे लिए आसान हो। हर जगह थोड़ी करेंगे ये इतनी सारी खतरनाक कैलकुलेशन। हवा के अंदर अगर हमें रफ्तार चाहिए होगी, साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, हर बार ये थोड़ी करेंगे। थोड़ा सा इस चीज़ का फार्मूला ड्राइव करते हैं हम जी वेलोसिटी का। ठीक है जी, अब हम एक फार्मूला निकालते हैं जी हवा में किसी भी टेम्परेचर पे, ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना, किसी भी टेम्परेचर पे। तो देखिए जी अगर हम टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन। केल्विन कितना होता है? 273 केल्विन। इसको हम कह रहे हैं जी ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है, जिसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 273, तो उस पर हमारे पास हवा में जो साउंड की वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 332 मीटर पर सेकेंड, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। अगर साउंड हमारी हवा में से गुजर रही है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हवा में, तो साउंड जब गुजरती है तो टेम्परेचर उस वक्त हवा का हो गया वही 273 केल्विन और वेलोसिटी है 332। अब हम चेक करते हैं जी कि हवा के अंदर टेम्परेचर जो है, कुछ भी ले लो आप, टेम्परेचर ले लेते हैं अब हम टी, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। देखिए जी लैप्लेस का फॉर्मूला क्या है जी, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा एन आर टी डिवाइडेड बाय एम। अब ये गामा तो हवा के अंदर फिक्स होगा, भले टेम्परेचर 0 हो, भले टेम्परेचर कुछ भी हो, 100 हो, 200 कुछ भी हो, ये तो फिक्स है। 1.4 नंबर ऑफ मोल्स वो भी फिक्स होते हैं, आर की वैल्यू ये भी फिक्स है, मास ऑफ द एयर ये भी फिक्स है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये वेलोसिटी है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी वो टी सेंटीग्रेड। और अगर हम ये वाला टेम्परेचर ले रहे हैं तो इसकी वी को हम खाली वी कह देंगे, गामा एन आर, ये कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर है, 100 200 कुछ भी, ये वाला। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एम, और इस टाइम की वेलोसिटी को हम वी टी कर लेते हैं, चले। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो गया, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट गामा एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय एम। और किसी भी दूसरे टेम्परेचर पे हवा के अंदर साउंड की रफ्तार का ये फॉर्मूला हो गया, सिर्फ टी का फर्क आ रहा है, टेम्परेचर का फर्क है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं जी, इसको ऊपर रख लेते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट गामा एन आर टी ज़ीरो डिवाइडेड बाय एम, ये ऊपर रखा। डिवाइड कर दे जी इसको इस वाले से, वी टी, और इधर हम डिवाइड डाल देते हैं, अंडर रूट गामा एन आर टी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाती है अगली इक्वेशन, एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय एम। अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाली इक्वेशन रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऊपर पलट जाती है, एम ऊपर आ जाएगा और गामा एन आर टी नीचे आ जाएगा। अंडर रूट को कॉमन कर लेते हैं, अंडर रूट दोनों का कॉमन कर लिया हमने, तो क्या हो गया जी, एन गामा एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय गामा एन आर टी। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा सिवाय टेम्परेचर के, गामा से गामा कट गया, एन से एन कट गया, आर से आर कट गया, एम से एम कट गया। तब आपकी इक्वेशन क्या होगा जी, रिड्यूस होके वी नॉट डिवाइडेड बाय वी टी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या बचा इधर ऊपर, टी नॉट डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, टी। ठीक है जी, अब ये जरा वेरिएबल समझे, तो ये वी नॉट क्या है जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की रफ्तार, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की रफ्तार। ये वी टी क्या है, सोचे जरा, वी टी क्या है, किसी भी टेम्परेचर पे हवा की रफ्तार, हवा साउंड की रफ्तार सॉरी। टी नॉट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर जो कि 273 होता है, और ये टी जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब पूरी इक्वेशन को पलट दें आप, वी टी ऊपर आ जाएगा, वी नॉट नीचे आ जाएगा, इधर क्या होगा, ये भी आपकी इक्वेशन ऊपर नीचे हो जाएगी, टी अपॉन टी नॉट, वी नॉट डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर बचा वी टी इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई टी नॉट। अब हम इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो हम कैलकुलेट करेंगे। वी नॉट कितना होता है, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रफ्तार है वो 332 है, टेम्परेचर आपका ऊपर आएगा, नीचे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो 273 होता है। ये हो गया जी आपके पास किसी भी टेम्परेचर पे
आपको अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। मिसाल के तौर पे आपको कैलकुलेट करनी है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेलोसिटी क्या होगी। अगर हवा में एयर और टेम्परेचर जो है वो आपके पास 25 डिग्री है तो क्या वेलोसिटी होगी, यही फॉर्मूला लोगे। पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे जी, 25 के अंदर 273 ऐड कर दोगे, जो हो जाएगा 298 केल्विन। अब इस फॉर्मूले में बस ये टी की जगह ये डाल दोगे आप 298 और फिर कैलकुलेट कर लोगे, वेलोसिटी आ जाएगी। एक सिंपल फार्मूला आपने ट्राई कर लिया। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सा फार्मूला खाली एयर के लिए निकाला है हमने, याद रखिएगा सिर्फ एयर के लिए फार्मूला है। तो अगर आपके पास एयर का आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का डेटा पता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो होती है 332। और अगर आपने हवा में किसी दूसरे टेम्परेचर पे 10, 20, 25, 30, 40 किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड के हवाले से जो बात करनी थी हमने कर ली। अब हम बात करते हैं टू टाइप ऑफ साउंड्स की। टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड की टाइप्स की बात करते हैं जी। दो टॉपिक हमारे पास चैप्टर में रहेगा, एक टाइप्स ऑफ साउंड और एक डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। साउंड की दो टाइप्स होती है जी, पहली कहलाती है नॉइस और दूसरी कहलाती है म्यूजिकल साउंड। ये दो टाइप्स होती हैं साउंड की। नॉइस कहते हैं जी ऐसी आवाज़ों को जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट साउंड, यानी ऐसी आवाज़ें जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे, जैसे कि बस का हॉर्न, जहाज़ का हॉर्न, कोई बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है तो आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होता। तो सच टाइप ऑफ साउंड विच आर अनप्लेजेंट टू यू, आपको अच्छी ना लगे ऐसी आवाज़ें, उनको आप कहते हैं नॉइस, शोर, उर्दू में शोर। क्योंकि म्यूजिकल साउंड क्या होती है, ऐसी आवाज़ें जो हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, प्लेजेंट साउंड, जो हमें सुनने में अच्छी लगे, आपके कानों को अच्छी महसूस हो, ऐसी आवाज़ों को आप म्यूजिकल साउंड कहते हैं। जैसे पियानो की आवाज़, गिटार की आवाज़, वायलिन की आवाज़, कोयल की आवाज़, ये सारी आपको आवाज़ें जो है वो सुनने में अच्छी लगती हैं। अब घर वालों की आवाज़ें, कोई दोस्त बात कर रहा है, आप सुन रहे हो, अच्छी लग रही है तभी तो सुन रहे हो। तो वो आवाज़ें जो हमें कान को अच्छी नहीं लगती, हमें बुरी लग रही होती है, अनप्लेजेंट इफेक्ट दे रही होती हैं, चिड़चिड़ाहट आ रही होती है, ऐसी आवाज़ों को हम कहते हैं नॉइस। और वो आवाज़ें जो हमें सुनने में अच्छी लगती हैं उनको हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड। व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों हमें कोई आवाज़ अच्छी लगती है, क्यों हमें कोई आवाज़ बुरी लगती है। ये जो नॉइस होती है, पहले म्यूजिकल साउंड की बात करें, ये जो म्यूजिकल साउंड होती है ना हमारी, इनका अगर आप वेव फॉर्म देखो, इनका अगर आप वेव बनता हुआ देखो, वही वेव की जो साइनोसोडियल ग्राफ हम बनाते हैं, तो बड़ा स्मूथ होता है और बड़ा रेगुलर सा पैटर्न होता है। यानी कि स्मूथ से मुराद होता है कि एकदम से राइज एंड फॉल नहीं होगा, आहिस्ता से देखें बढ़ रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो गया, फिर दोबारा से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, फिर वापस नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ा, ऐसा स्मूथ होता है। यानी एकदम से आवाज़ बढ़ती या एकदम से कम नहीं हो रही है। आप देखें इस ग्राफ को, देखें आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, फिर एकदम से रुक गई, एक ही लेवल पर आ गया एम्पलीट्यूड, फिर आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड नीचे आ रहा है, फिर दोबारा थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एकदम से नीचे आना शुरू हो गया। यानी कि स्मूथ है। अचानक से एकदम से कमी, एकदम से बेसी, ये नहीं है कि एकदम से बहुत तेज हो गई, एकदम से बहुत हल्की हो गई, ऐसा नहीं है। स्मूथ रेगुलर पैटर्न है। पैटर्न देखें रेगुलर है, रिपीट हो रहा है। ये देखें ये वाला पैटर्न है, ये रिपीट हो गया, फिर ये रिपीट हो गया। तो स्मूथ रेगुलर पैटर्न होता है ऐसी आवाज़ों का, स्मूथ रेगुलर पैटर्न। अगर आपके पास कोई ऐसी आवाज़ हो जिसका साइनोसोडियल ग्राफ ऐसा आ रहा हो कि स्मूथ नज़र आ रहा हो, आपको रेगुलर पैटर्न नज़र आ रहा हो, तो आप समझ जाएं कि वो म्यूजिकल साउंड है, आपको सुनने में अच्छी लगेगी। जबकि नॉइस का मामला क्या होता है जी, इनका इर्रेगुलर होता है और स्मूथ नहीं होता, इर्रेगुलर पैटर्न होगा, इर्रेगुलर पैटर्न होगा। और स्मूथ तो बिल्कुल ही नहीं होता, एकदम से बढ़ जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी। जैसे कि ये देखें, एकदम से बढ़ गई, एकदम से कम हो गई, फिर एकदम बढ़ रही है, ये ऊपर नीचे एकदम, ये ऐसा रफ सा होता है पैटर्न। कोई पैटर्न एक तो रिपीट नहीं हो रहा होता, रेगुलर पैटर्न नजर आ रहा है आपको, बताएं।
और अचानक राइज होती है, एम्पलीट्यूड अचानक बढ़ जाएगा, फिर अचानक कम हो जाएगा, फिर अचानक सब इंक्रीज होता है, फिर अचानक एकदम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे चल रहा था, एकदम से अचानक एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मैक्सिमम पे चला गया, एकदम से वापस नीचे आके नीचे मीन से भी नीचे चला गया अचानक, फिर एकदम से इंक्रीज हो गया। ऐसा नहीं हो रहा कि जी वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहा है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं। तो ऐसी अगर आवाज़ होगी ना जिसका वेव पैटर्न कुछ इस तरह का बन रहा हो कि रेगुलर पैटर्न ना हो, स्मूथ ना हो, बड़ी फ्लक्चुएशन हो, एकदम से बढ़ जाए, एकदम से कम हो जाए, ऐसी आवाज़ें हमें सुनने को अच्छी नहीं लगती। आपने कभी म्यूजिकल साउंड सुना होगा, गिटार की आवाज़ देखें, एकदम से आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है, पिंग, एकदम से ख़त्म नहीं होती। अगर आप ढोल बजाओ तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ ख़त्म हो रही होती है, पिंग, यानी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है, एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जा रहा है, आपकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही एकदम ख़त्म हो जाती है। और अगर हम बसों का हॉर्न देखें, एकदम से बजना शुरू हो जाता है, पाँव, एकदम से बजा, एकदम से बंद हो गया। यही होता है ना बसों के हॉर्न में, गाड़ियों के हॉर्न में, एकदम से बजता है, एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो हमें हमारी कानों को ये अच्छी नहीं लग रही होती है, पैटर्न इसका ऐसा और होता है इरेगुलर सा। तो ये दो किस्म की साउंड होती हैं, एक वो साउंड जिनका अगर हम पैटर्न देखें तो स्मूथ रेगुलर पैटर्न होता है, ऐसी आवाज़ों को हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड, और ये बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में। जबकि दूसरी तरफ कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं, उनका पैटर्न रेगुलर नहीं होता, सडन इंक्रीज होता है एम्पलीट्यूड के अंदर, एकदम से एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे इरेगुलर सा होता है, उसको हम कहते हैं नॉइस। तो ये दो टाइप की साउंड होती हैं। अब ये जो म्यूजिकल साउंड होती हैं, ये एक दूसरे से बड़ी डिफरेंट होती है, भले ये सुनने में हमें अच्छी लग रही हो, लेकिन काफ़ी म्यूजिकल साउंड है जो कि डिफरेंट है जी फ्रॉम वन अनदर। मिसाल के तौर पे वायलिन से निकलने वाली आवाज़, गिटार से निकलने वाली आवाज़, ढोल से निकलने वाली आवाज़, ये तीनों म्यूजिकल साउंड है, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है। आप बासानी बता दोगे कि ये आवाज़ ढोल की है, ये आवाज़ गिटार की है, ये आवाज़ वायलिन की है। आपने कैसे फ़र्क रखा है इन म्यूजिकल साउंड में? इन म्यूजिकल साउंड के करेक्टर्स होते हैं, तीन करेक्टर्स होते हैं, एक कहलाता है लाउडनेस, एक कहलाती है पिच, एक कहलाती है क्वालिटी। ये तीन करेक्टर्स होते हैं आपकी म्यूजिकल साउंड के, जो कि एक दूसरे के डिफरेंट हो जाते हैं, और एक दो साउंड जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। यानी एक आवाज़ होगी जिसकी लाउडनेस कम होगी, एक आवाज़ होगी जिसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, दोनों आवाज़ें डिफरेंट हो गई। एक आवाज़ होगी जिसकी पिच जो है कम होगी, एक आवाज़ होगी जिसकी पिच ज़्यादा होगी, दोनों म्यूजिकल साउंड डिफरेंट हो गई। तो करेक्टर्स होंगे हमारे पास म्यूजिकल साउंड के, जिनकी वजह से आपकी एक म्यूजिकल साउंड दूसरी म्यूजिकल साउंड से डिफरेंट हो जाती है। तो हम वो करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। ठीक है जी, तीन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी म्यूजिकल साउंड के, जिसकी वजह से आपकी म्यूजिकल साउंड डिफरेंट हो जाएंगी एक दूसरे से। पहला होता है लाउडनेस, दूसरी होती है पिच, और तीसरी होती है जी क्वालिटी। ठीक है जी, इन तीनों करेक्टर्स की वजह से आपकी एक म्यूजिकल साउंड दूसरी म्यूजिकल साउंड से फ़र्क करती है। मिसाल के तौर पे मेल सिंगर होता है, फीमेल सिंगर होती है। जैसे मेल सिंगर है जी एक कुमार सानू, बड़ी अच्छी आवाज़ है जी। एक फीमेल सिंगर है लता मंगेशकर, उसकी भी बड़ी अच्छी आवाज़ है। दोनों की आवाज़ें म्यूजिकल साउंड है, कुमार सानू की भी और लता मंगेशकर की भी। दोनों की आवाज़ें क्या है, म्यूजिकल साउंड, सुनने में अच्छी लगेंगी, लेकिन फ़र्क है दोनों की आवाज़ों में। कुमार सानू की आवाज़ आराम से पहचान ली जाएगी कि ये कुमार सानू की आवाज़ है, लता मंगेशकर की आवाज़ आराम से डिस्टिंग्विश हो जाएगी कि ये लता मंगेशकर की। क्यों? उनकी इसमें फ़र्क होता है पिच में। कुमार सानू की आवाज़ की पिच जो है वो कम होती है, लता मंगेशकर की आवाज़ की पिच ज़्यादा होगी। तो पिच कम है, कुमार सानू की आवाज़ बन गई, पिच ज़्यादा है, लता मंगेशकर की बन गई। तो ये तीन करेक्टर्स हैं, इनकी कमी बेशी म्यूजिकल साउंड को एक दूसरे से डिफरेंट कर देती है, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। अब ये करेक्टर्स हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि अभी टाइम जो है वो 1 मिनट शो हो रहा है मेरे पास, बस 1 मिनट रह गया। तो ये करेक्टर्स इंशाल्लाह अब हम कल की क्लास में देखेंगे।